हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम हिस्ट्री में होम रूल मूवमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका आधुनिक भारत के इतिहास में एक मेजर योगदान है, कंट्रीब्यूशंस है और मूवमेंट भी अपना में एक मेजर मूवमेंट है, जिसने नेशनल स्ट्रगल्स में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। होम रूल मूवमेंट में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लीडर्स हैं जिनकी भूमिका है, मेजर भूमिका है, उन सब का हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। साथ में हम ये जानेंगे कि इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या रहे और इसका रोल जो है, जो फ्रीडम स्ट्रगल जो लड़ा जा रहा था, किया जा रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें इनके लीडर्स का, होम रूल मूवमेंट का क्या रोल रहा, ये कब स्टार्ट हुआ और इसके अचीवमेंट्स क्या रहे, इस पर एक हम डिटेल्ड ओवरव्यू लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। होम रूल मूवमेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम रूल मूवमेंट। ठीक है, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपका 1916 में। ठीक है, 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और इसमें दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरी थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। बाल गंगाधर जो तिलक थे, इन्होंने पूना को मुख्य केंद्र बनाया। कहने का मतलब है कि पूना जो है इनका मुख्यालय था, या आप कह सकते हैं कि मुख्य केंद्र था। क्या था? एक मुख्य केंद्र। ठीक है, और श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास, और मद्रास में है जगह का नाम जो है वो है अडियार। ये क्या है? इसके प्रमुख केंद्र हैं, मुख्य केंद्र हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि अन्य नेता भी हैं जो नेशनल लीडर्स हैं, उनकी भी भूमिका है, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका जो है वो श्रीमती एनी बेसेंट की, जिन्होंने अडियार है मद्रास में, जिसको प्रमुख केंद्र बना करके होम रूल मूवमेंट में महत्वपूर्ण प्रतिभाग लिया। ठीक है, साथ में बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने मुख्यालय बनाया प्रमुख केंद्र पूना। ठीक है, और इस केंद्र को बना करके इन्होंने होम रूल मूवमेंट का संचालन किया। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब बात आती है कि जो होम रूल मूवमेंट था, होम रूल मूवमेंट तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक ये हो गया होगा। असल में इसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स रहे होंगे, कुछ ना कुछ इसकी एक पृष्ठभूमि रही होगी, कोई ना कोई इसका बैकग्राउंड रहा होगा। तो इस क्या बैकग्राउंड वो रहा कि जिसने होम रूल मूवमेंट के होने में भूमिका निभाई, तो उसी बैकग्राउंड का हम आज अध्ययन करेंगे। अध्ययन का वो हमारा एक पार्ट है कि बैकग्राउंड क्या है इसका, क्यों हो रहा है ये होम रूल मूवमेंट, बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में जो मुख्य चीजें हैं उन पर हम बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि जो ब्रिटिश सरकार है उसका नेचर्स जो है वही रेस्पॉन्सिबल है, खास तौर पर इसको होम रूल होने को लेकर के। अब नेचर्स कैसा है? ब्रिटिश सरकार का नेचर है शोषणकारी नेचर। ठीक है, दमनकारी नेचर। दूसरी बात, वह लोग कौन है? विदेशी हैं और हम पर क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। तो उसका जो चरित्र है, नेचर्स है, कैरेक्टर्स है ब्रिटिश सरकार का, वो मुख्य रूप से क्या है? जिम्मेदार है। कोई भी देश में अगर आंदोलन होगा सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए, तो उसमें सरकार का नेचर, सरकार कौन है? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार कौन है? अंग्रेज सरकार, बाहरी सरकार, विदेशी सरकार। तो उसका जो नेचर है कैसा है? दमनकारी है, आर्थिक शोषणकारी है। ठीक है ना, शोषणकारी प्रवृत्ति वाला नेचर है। हमको क्या कर रहे हैं? वो लोग लूट रहे हैं। ठीक है ना, यहां से क्या कर रहे हैं? हमारे पैसे को, धन दौलत को क्या कर रहे हैं? यहां से ले जा करके अपने ब्रिटेन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है। ठीक है, बेकारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार है। ब्रिटिश सरकार का नेचर जिम्मेदार है। उसकी जो प्रकृति है, प्रकृति कैसी है? शोषणकारी प्रकृति है। ठीक है ना। बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा?
ब्रिटिश सरकार का उपनिवेशवादी, ध्यान देंगे, उपनिवेशवादी चरित्र मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ब्रिटिश सरकार का उपनिवेशवादी चरित्र, कॉलोनियल कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, एक फैक्टर तो ये हो गया जिसने होम रूल मूवमेंट के होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि इमरजेंसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैकग्राउंड इसने एक क्रिएट किया। साथ में देखिए, जब ये होम रूल मूवमेंट जब ये किया जा रहा है, यानी कि जब इसको हमारे लीडर्स लोग जब देश में इसको स्प्रेड कर रहे हैं होम रूल को, मूवमेंट को, तो क्या है, उस समय ब्रिटिश सरकार वर्ल्ड वार फर्स्ट यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में संलग्न थी। और उसके चलते क्या हुआ, जो हमारे यूज की वस्तुएं थी, कॉमन आइटम्स, ठीक है, कॉमन जो आइटम्स थे, यूज के जो कॉमन आइटम्स थे, ठीक है ना, जो सामान्य वस्तुएं थी जो इनको हम यूज में लेते थे, वो अधिकतर आर्मी जो लड़ रही थी, ठीक है ना, वहां पर उसकी जो रसद थी उसकी आपूर्ति उधर करने लगे। एवन आप देखेंगे खाद्यान्न वस्तुओं का भी आपूर्ति जो है वो आर्मी के लिए, जो सेना लड़ रही है प्रथम विश्व युद्ध में, वहां के लिए होने लगी। तो क्या हुआ, देश में खाद्यान्न की भी कमी हो जाएगी, आवश्यक वस्तुओं की भी कमी हो जाएगी। उससे क्या होगा, वस्तुओं के जो रेट है वो बढ़ जाएंगे, और जब वस्तुओं के रेट बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, इकोनॉमिक हार्डिस समस्या हो जाएगी, यानी कि आर्थिक कठिनाइयां लोग फेस करने लगेंगे। इवन समस्या यहां तक आ जाएगी कि लोगों के पास जो है खाद्यान्न से संबंधित जो सामान हैं, जो सामान है, उनके लिए भी खरीदने के लिए सामान नहीं बचेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा देश में। ठीक है ना। तो दूसरा जो कारण है वो है खाद्यान्न की कमी, खाद्यान्न की कमी, और जिसके चलते, ठीक है, आवश्यक वस्तुओं की जो कीमत है क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है ना, कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जब कीमत बढ़ेगी तो लोगों को खरीदने में समस्याएं, कठिनाइयां आने लगेंगी। दूसरी बात, उतना पैसा भी लोगों के पास में है नहीं, क्योंकि गरीबी भी देश में क्या है, विद्यमान है। ठीक है, एक कारण तो ये हो गया। फिर तीसरा जो कारण है, ठीक है, आप ये देखेंगे कि इस समय जो है कहीं कोई देश में पॉलिटिकल आप जो है एक्टिविटी नहीं देखेंगे, राजनीतिक गतिविधियां नहीं देखेंगे। कह सकते हैं आप पैसिविज्म का समय है, पैसिविज्म यानी कि निष्क्रियता का समय है, निष्क्रियता है इस समय। ठीक है, इस समय क्या है, निष्क्रियता है इस समय, यानी कहीं कोई एक्टिविटी नहीं है, पॉलिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी से क्या जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये क्या है कि अब ये जो जैसे बाल गंगाधर तिलक थी, एनी बेसेंट थी, इनको लगता था कि अगर हम कोई एक मूवमेंट चलाएं और उनसे क्या है, उस मूवमेंट के माध्यम से हम लोगों को जोड़ें मूवमेंट से, तो हम क्या करेंगे, एक आइडिया लेके जाएंगे लोगों के बीच में, होम रूल का, ठीक है, स्वशासन का हम एक आइडिया लेकर के जाएंगे लोगों के बीच में, और उनको बताएंगे कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। साथ में लोगों के अंदर हम राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ाने में क्या होंगे, कामयाब होंगे। तो लोग क्या होंगे, पॉलिटिकली अवेयर होंगे और चीजों को समझेंगे। सरकार के चरित्र से भी लोग क्या होंगे, अवगत होंगे कि सरकार का चरित्र कैसा है, सरकार का करैक्टर कैसा है। ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स भी हैं असल में कि लोगों को जो है इन्वॉल्व करो, ठीक है, किसी एक मूवमेंट में। अब वो मूवमेंट कौन सा हुआ उस समय, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, लोगों को एक्टिव रखो, ठीक है, ताकि और जो भविष्य में हम मूवमेंट करें तो उसके लिए लोग क्या हो, तैयार हो जाएं। तो इस समय आप ये कहिए कि होम रूल मूवमेंट ने जो है लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, मैं लिख देता हूं, यह समय राजनीतिक निष्क्रियता का था। इस समय कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, निष्क्रियता का था। अतः इस आंदोलन ने लोगों को राजनीतिक रूप से
सक्रिय कर दिया, ठीक है, और सक्रिय कर दिया और राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने में, प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ठीक है, चीजें क्लियर हो गई आपकी। फैक्टर्स क्या रेस्पॉन्सिबल हैं, पॉलिटिकल क्या है, पैसिविज्म है इस समय, ठीक है ना। तो लोग क्या निष्क्रिय पड़े हुए हैं, उनको एक्टिव करने के लिए इस तरह के मूवमेंट किए जा रहे हैं, होम रूल मूवमेंट, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के चलते, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के चलते क्या हो गया, वह आवश्यक वस्तुओं के रेट बढ़ गए, तो लोगों को समस्याएं होने लगी। खाद्यान्न, एवं लोगों के पास खाद्यान्न वस्तुएं भी खरीदने के लिए क्या है, पैसे नहीं होते थे। अगर पैसे थे तो वस्तुओं का रेट बहुत ज्यादा थे, तो लोगों को आर्थिक कठिनाइयों क्या है, सामना करना पड़ा। ठीक है ना, तो ये तो कुछ कारण हो गए, ठीक है ना, ये क्या हो गए, कारण हो गए जो होम रूल मूवमेंट, ठीक है ना, के होने में इन कारणों क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब बात आती है कि जो होम रूल मूवमेंट हुआ, ठीक है, ये जो होम रूल मूवमेंट हुआ, होम रूल मूवमेंट, ठीक है, तो इसमें जो लीडर्स हैं उनके मेथड्स क्या हैं, होम रूल के जो किए जा रहे हैं मेथड्स यूज्ड बाय नेशनलिस्ट, ठीक है, नेशनलिस्ट लीडर्स, ठीक है, तो नेशनलिस्ट जो लीडर्स हैं, ठीक है ना, जो मेथड हैं, इसमें क्या मेथड यूज कर रहे हैं नेशनल लीडर्स। तो देखिए आप ये देखेंगे कि ये जो स्वशासन की जो मांग की गई है, होम रूल मूवमेंट में स्वशासन की जो मांग की गई है, आप देखेंगे इसमें जो नेता हैं, लीडर्स हैं, ठीक है, इसमें तो मेथड यूज कर रहे हैं। एक तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है। कौन सा मेथड है, संवैधानिक, संवैधानिक क्या है, तरीका है, संवैधानिक तरीका, जिसे बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे पत्रिकाओं एवं अखबारों के माध्यम से, राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, आप देखें संवैधानिक तरीका अपना रहे हैं लोग, यानी कि पीसफुल तरीका, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका जो है, मतलब इनका जो तरीका है कोई वॉयलेंट तरीका नहीं है, हिंसात्मक तरीका नहीं है, अहिंसात्मक तरीका है, संवैधानिक तरीका है। अपनी बातों को संवैधानिक तरीका सरकार के सामने क्या रख रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं स्वशासन की, होम रूल की, ठीक है ना। तो संवैधानिक तरीका हो गया, ठीक है, और पत्रिकाओं एवं अखबारों के माध्यम से राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना। जैसे आप देखेंगे कि जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक जो हैं, ये कॉलम लिखते थे, एक मराठा न्यूज़पेपर था और केसरी, इसे में बराबर लिखते थे, ठीक है। और आप देखेंगे श्रीमती जो एनी बेसेंट हैं, वो आपका कॉमनवेल्थ, ठीक है, और न्यू इंडिया, इन दोनों में लिख रही हैं। सरकार के विरुद्ध लोगों को क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकली अवेयर कर रहे हैं, लोगों को राजनीतिक रूप से क्या कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, ताकि लोग समझ सकें सरकार का चरित्र कैसा है, ठीक है। और लोग जो है
जब पॉलिटिकल रूप से शिक्षित हो जाएंगे तो क्या करेंगे, मांग करेंगे, अपने अधिकारों की मांग करेंगे। तो लोगों का क्या कह रहा है, लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है राजनीतिक रूप से, ठीक है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो मराठा और केसरी में लिख रहे हैं बराबर, ठीक है, कॉलम्स में लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों असल में दोनों जो मराठा और केसरी हैं, ठीक है, ये दोनों ही न्यूज़पेपर जो है बाल गंगाधर तिलक के थे, जिसमें ये मराठा केसरी में लगातार लिखते थे। श्रीमती एनी बेसेंट हैं, वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया में लगातार लिख रही हैं। तो आप देख रहे हैं इस समय जो है पत्र पत्रिकाओं एवं न्यूज़पेपरों के माध्यम से लोगों के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास इस समय किया जा रहा है होम रूल मूवमेंट में, ठीक है। कहाँ किया जा रहा है, होम रूल मूवमेंट में। और इनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट की जो है महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है, ठीक है। ये श्रीमती एनी बेसेंट हो गई आपकी और बाल गंगाधर तिलक हो गए। ये दो लोग, ये जो दो लोगों की जो भूमिका है वो बड़ी मेजर भूमिका है दोनों लोगों की, ठीक है। ये आपका मेथड्स क्लियर हो गया कि मेथड्स ये लोग क्या अपना रहे हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए हमने जो है होम रूल मूवमेंट में हमने एक तो बैकग्राउंड को लेकर के बात कर लिया, बैकग्राउंड क्या रहा, इनके मेथड्स क्या थे, ठीक है। अब बात करेंगे गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है ब्रिटिश, उसका रिएक्शन क्या है, ठीक है। रिएक्शन के बाद में हम देखेंगे कि ये जो मूवमेंट हुआ उसका सिग्निफिकेंस क्या है। हम इसे 4 पार्ट में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। 2 पार्ट्स को हम क्या पढ़ चुके हैं। अब देखिए गवर्नमेंट का रिएक्शंस क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट रिएक्शंस, ठीक है, सरकारी प्रतिक्रिया क्या है। देखिए सरकार जो है, आप देखेंगे अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी आंदोलन को बस ऐसे चुपचाप बैठ के देखती रहेगी। तो सरकार भी क्या दमन प्रक्रिया स्टार्ट करेगी, ठीक है ना। लोगों को क्या करेगी, सप्रेस करेगी गवर्नमेंट। कोई भी मौका सरकार नहीं छोड़ेगी सप्रेस करने का। तो पहला क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, सप्रेस करेगी, दमन, ठीक है। सरकार दमन करेगी, दमनकारी नीति पर काम करेगी, ठीक है, दमनकारी नीति पर गवर्नमेंट काम करेगी। साथ में आप देखेंगे कि जो एनी बेसेंट हैं, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट को आप देखेंगे सरकार क्या कर लेगी, हाउस अरेस्ट कर लेगी। ये सरकार की हताशा को दिखाता है कि सरकार डरी हुई थी, क्योंकि सरकार नहीं चाह रही थी कि लोगों में राजनीतिक रूप से जागरूकता फैले। तो सरकार ने इसे रोकने के लिए, स्वशासन की मांग को रोकने के लिए, होम रूल मूवमेंट को रोकने के लिए क्या किया, श्रीमती एनी बेसेंट को हाउस अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और सप्रेस तरीका, जो दमनकारी तरीका हो सकते थे, जो भी मेथड्स थे, उन सब में जो है उनको लगा दिया। पूरी सरकार ने ताकत झोंक दी, जगह जगह गिरफ्तारियां भी हुई, ठीक है ना। ये जो मेथड्स था उसमें जो मैंने आपको बताया कि ये जो तरीका अपनाते थे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, जैसे याचिकाएं देना, ठीक है ना, सरकार से मांग करना, और रैली भी, उस समय रैलियां भी आयोजित की जाती थी। मासिस मोबिलाइजेशन होता था, लोगों को इकट्ठा करके, भीड़ को इकट्ठा करके उनका संबोधन होता था, रैलियां आयोजित की जाती थी, ठीक है। अखबारों में लिखा जाता था। अखबार मैंने आपको बताया बाल गंगाधर तिलक जो है मराठा और केसरी में लिख रहे थे, श्रीमती एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया में लिख रही थी, और गवर्नमेंट के रिएक्शन में मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। सरकार ने सप्रेस की नीति, दमनकारी तरीका अपनाने स्टार्ट कर दिए। उसमें आप देखेंगे कि श्रीमती एनी बेसेंट जो थी उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और न्यूज़पेपर जो एक्ट था गवर्नमेंट का, ठीक है, उससे न्यूज़पेपरों पर भी क्या है, जो कंट्रोल है सरकार का उसको बढ़ा दिया, कंट्रोल ओवर न्यूज़पेपर, उनके ऊपर सरकार ने क्या है, कंट्रोल बढ़ा दिया, ठीक है ना, उनकी जांच पड़ताल होने लगी। इस तरह के सरकार द्वारा जो है आप दमनकारी तरीके देखेंगे, क्योंकि सरकार क्या है, हताशा का शिकार हो गई, सरकार को भी डर लगने लगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियां होती थी,
मासेस मोबिलाइजेशन जब गवर्नमेंट देखती थी तो गवर्नमेंट के अंदर एक फियर आ गया अपना आप, एक फियर जग गया गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना, एक फियर क्रिएट हुआ सरकार के अंदर कि इस तरह के मोबिलाइजेशन अगर होगा, मासेस मोबिलाइजेशन, तो उससे क्या है कि सरकार के लिए आगे चल के चुनौतियां आ सकती हैं सामने, ठीक है। तो सरकार जो है कई तरीके से इस मूवमेंट को जो है दबाने का प्रयास कर रही थी, ठीक है। होम रूल मूवमेंट, तो ये तो गवर्नमेंट के तरीके हो गए, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि हम सिग्निफिकेंस को लेकर के बात करेंगे कि इसके सिग्निफिकेंस क्या रहे, ठीक है, या कहें कि हम इसकी रिलीवेंसी क्या रही, रिलीवेंसी इन फ्रीडम स्ट्रगल, रिलीवेंसी इन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो हम इसकी रिलेवेंसी भी देखेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल में इसकी रिलेवेंसी क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। फर्स्ट इज, जो पहला सिग्निफिकेंस आप कह सकते हैं कि ये स्वशासन की मांग कर रहे थे, राष्ट्रवादी जो लोग थे, ठीक है ना, नेशनलिस्ट जो लोग थे, क्या कर रहे थे, स्वशासन की मांग, होम रूल की मांग कर रहे थे आयरलैंड की तर्ज पर, ठीक है। इस तरह का मूवमेंट आयरलैंड में भी चला था, आयरलैंड में भी, ठीक है। तो आयरलैंड की तर्ज पर जो हमारे राष्ट्रवादी थे वो होम रूल की मांग कर रहे थे, स्वशासन की मांग कर रहे थे। आप देखेंगे सरकार इनकी मांग को, उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत सचिव थे, उस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे, ठीक है, चैम्सफोर्ड यहाँ के थे, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, ठीक है, 1917 में, और घोषणा में ये था कि इन्होंने कहा कि सरकार का जो अंतिम हमारा उद्देश्य है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उद्देश्य को, वो ये है कि हम स्वशासन की मांग या स्वशासन यहाँ पर स्थापित करेंगे और लोगों की मांग को मानेंगे, यानी कि स्वशासन देने की इन्होंने बात की। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 1917 में स्वशासन की बात की, कहा कि शासन का जो लक्ष्य है वो स्वशासन प्रदान करना है। तो सरकार ने जब एक्सेप्ट किया तो ये क्या हुआ, ये राष्ट्रवादी जो थे हमारे लोग, उनकी जीत मानी गई इसको, कि सरकार ने इनकी बात को मान लिया। आप देखेंगे कि सरकार ने फिर भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, गवर्नमेंट लेकर के आई और इसमें संवैधानिक सुधार लागू किए गए। क्या किया गया, इसमें संवैधानिक सुधार लागू किए गए, ठीक है। ये जो राष्ट्रवादी थे उनकी मांगों को सरकार ने लगभग मान लिया था। और इंडियन काउंसिल एक्ट आप देखेंगे कि भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है, 1919 आया, जिसमें संवैधानिक सुधार लागू किए गए। तो पहले रिलीवेंसी तो यही हो गई आपकी इस आंदोलन की, कि सरकार ने जो आंदोलन की जो मुख्य मांग थी, क्या मांग थी, स्वशासन, होम रूल की जो मांग थी, तो इसमें घोषणा पत्र में कहा गया कि सरकार का जो अंतिम उद्देश्य है वह स्वशासन प्रदान करना ही है। और उस क्रम में सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1919 लागू किया, जिसमें संविधान सुधारों की बात की गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों का। सेकंड, हम सिग्निफिकेंस को लेकर बात कर रहे थे, आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि लोग बड़े स्तर पर राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित हुए।
लोग बड़े स्तर पर राजनीतिक रूप से क्या हुए, प्रशिक्षित हुए। लोगों में राजनीतिक क्या आई, जागरूकता आई, लोगों में राजनीतिक जागरूकता आई। ठीक है, सेकंड इसकी जो रिलेवेंसी हो गई, लोगों में बड़े स्तर पर क्या आई, राजनीतिक जागरूकता। ठीक है, तो लोग बड़े स्तर पर क्या हुए, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित हुए और सरकार ने संवैधानिक सुधार लागू करके जो उनकी मुख्य मांगे थी होम रूल की, उन मांगों को भी मान लिया सरकार ने और कहा कि भाई हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वह स्वशासन प्रदान करना ही है। ठीक है, उस क्रम में सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1919 को भी लागू किया। ठीक है ना, और लोग क्या हुआ, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित हुए। साथ में आप देखेंगे कि इस आंदोलन ने भविष्य में होने वाले आंदोलनों के लिए लोगों को तैयार किया। ठीक है, लोगों को क्या किया, तैयार किया भविष्य में जो आगे मूवमेंट होने थे। तैयार इन द सेंस ये कि लोग पॉलिटिकल रूप से क्या हुए, ट्रेंड हो गए, अवेयर हो गए, शासन के चरित्र को लोग समझने लगे कि कॉलोनियल कैरेक्टर जो है, उपनिवेशवाद चरित्र क्या है, सरकार असल में यहाँ कर क्या रही है। तो इस बात को जो आम लोग थे वो भी समझने लगे, उनके अंदर जागरूकता बढ़ने लगी। ठीक है, तो इस आंदोलन ने भविष्य में होने वाले आंदोलनों के लिए क्या, लोगों को तैयार किया। ठीक है, लोगों को यहां लिखता हूं राजनीतिक रूप से तैयार किया लोगों को। ठीक है, तो ये जो है इसका मेन जो है सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है ना, और आप देखेंगे कि ये जो आंदोलन हुआ था होम रूल आंदोलन, इस आंदोलन ने कहीं ना कहीं जो एंटी ब्रिटिश जो एक माहौल बन रहा था सरकार के खिलाफ, उस माहौल को यानी कि एंटी ब्रिटिश सरकार विरोधी माहौल को बढ़ाने में, ठीक है, लोगों को सरकार के खिलाफ यानी कि उसे अगेंस्ट करने में, मोबिलाइज करने में लोगों को इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल था उसमें क्या आ जाएगी, मजबूती, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई, स्ट्रेंथनेस, एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल स्ट्रेंथनेस उसकी क्या आ गई, बढ़ गई। यानी कि जो एक फेनोमेना था उसको भी बढ़ाने में इस मूवमेंट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है ना, तो ये जो है कुछ इसके रिलीवेंस हैं, सिग्निफिकेंस हैं इस आंदोलन के। ठीक है, तो ये जो होम रूल मूवमेंट था, ठीक है ना, इसके बारे में मैंने आपको बैकग्राउंड, ठीक है, इनके बैकग्राउंड हो गया, हमने मेथड्स को लेके भी बात की, गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था उसको लेके भी हमने बात की। ठीक है, और इसके सिग्निफिकेंस क्या थे इसको लेके भी हमने बात की। हमने इस पूरे होम रूल मूवमेंट को, स्वशासन की मांग को 3-4 एंगलों से देखा कि उसमें बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, मेथड्स जो है राष्ट्रवादी किन किन मेथड्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश सरकार उसका रिएक्शंस क्या था, इसको लेके भी हमने बात की, और सिग्निफिकेंस को लेके भी हमने बात की। ठीक है ना, अब हम एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उस पर हम बात करेंगे कि जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हों, ठीक है,
तो आंसर राइटिंग करते समय हम किन किन चीज़ों को ध्यान रखें और क्वेश्चंस है उसकी आंसर राइटिंग कैसे करें, ताकि हम आईएएस के जो मेथड्स है, यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड्स है, उस स्टैंडर्ड्स को क्या करें, फुलफिल कर सकें। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं और क्वेश्चंस है होम रूल आंदोलन ने लोगों में राजनीतिक रूप से जागरूकता बढ़ाई। ठीक है, ये कथन हो गया। अब है कि इस कथन की विवेचना कीजिए कि विवेचना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर लिखना है। इसको आप देख लें गौर से क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। होम रूल आंदोलन ने लोगों में राजनीतिक रूप से जागरूकता बढ़ाई, इस कथन की विवेचना करनी है हमें। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। होम रूल आंदोलन, क्वेश्चंस को क्या ना पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब किसकी बात हो रही है, होम रूल मूवमेंट की बात हो रही है, आंदोलन की। लोगों में राजनीतिक रूप से क्या बढ़ाई है, जागरूकता बढ़ाई। यानी कि एक तो होम रूल मूवमेंट की बात की जा रही है, उसमें राजनीतिक जागरूकता की, इनकी दो बात हो गई इसमें। इस कथन की क्या है, आपको विवेचना करनी है। मेन फोकस क्या है आपका, राजनीतिक रूप से जागरूकता बढ़ाने को लेकर के ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, इसकी विवेचना करनी है। ठीक है, इसका ओवरव्यू करना है आपको। तो कैसे करें, ठीक है, क्या तरीका हो जिससे आप आंसर राइटिंग अच्छी कर सकें। ठीक है, एक प्रभावपूर्ण उत्कृष्ट आंसर लिख सकें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप आंसर लिख रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो दो तीन बातों का मुख्यतः आप ध्यान रखें कि पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, यानी कि ठीक है ना, इंट्रो लिखना है आपको। इंट्रो आप बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे। इंट्रो केवल आपका 2 से 3 और मैक्सिमम 4 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, इंट्रो जो है आपका 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद में क्या आएगा फिर आपका बॉडी पार्ट। क्या आएगा आपका बॉडी पार्ट। और ये जो बॉडी पार्ट है यही एक मेन बॉडी है, यही मेन है उसका। ठीक है ना, इसमें मुख्य बिंदुओं को शामिल करना है आपको। शामिल करना है। ठीक है, उसके बाद आएगा कंक्लूजन। आप कभी भी आंसर राइटिंग करें तो आप 3 पार्ट्स में आंसर्स को लिखने की कोशिश करें। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी पार्ट, मेन बॉडी पार्ट हो गया, फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन को जो है आप 2 से 3 लाइन में आप लिखते हैं कंक्लूजन को।
ठीक है, में लिखना है। इतना आप लोग कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस है उसका जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसका इंट्रोडक्शंस, बॉडी पार्ट्स, तीन उसमें, ठीक है ना, 3 पार्ट्स में आपको आंसर लिखना है। पहले इंट्रो, 2 से 3 लाइन का इंट्रो हो जाएगा, फिर मेन बॉडी पार्ट हो गया, इसमें मुख्य मुख्य बिंदुओं को आपको क्या करना है, शामिल करना है। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप 2 से 3 लाइन में आपको कंक्लूजन भी आप लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चंस की, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिया था। ठीक है, क्वेश्चंस को आप देखेंगे। होम रूल आंदोलन, तो किसकी बात की जा रही है, होम रूल आंदोलन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, होम रूल आंदोलन के बारे में आप बताएंगे। आप बताएंगे कि होम रूल आंदोलन सन 1916 में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ करने में मुख्यतः एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इंट्रो हो गया आपका, लिख सकते हैं आप लोग। अब आ गया आपका बॉडी पार्ट, ठीक है ना, जो मेन बॉडी पार्ट है आपका। इसमें क्या है, लोगों में राजनीतिक रूप से जागरूकता बढ़ाई इसने। तो लोगों में क्या बढ़ाया, जागरूकता, पॉलिटिकली अवेयरनेस बढ़ाया। तो आपको इसमें बताना कैसे कैसे, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि रैलियां आयोजित की जाती थी, लोगों की भीड़ इकट्ठी की जाती थी, फिर उनका संबोधन होता था, फिर उनको समझाया जाता था कि देखिए भाई सरकार जो है आपके साथ में ये गलत कर रही है, सरकार शोषणकारी है, सरकार दमनकारी है, सरकार हमको लूट खसोट रही है, हम गुलाम हैं इनके, ठीक है, हम गुलाम बने हुए हैं, हमें इनसे मुक्ति लेनी है, हम इनके खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ेगा। ये सब होम रूल मूवमेंट के दौरान हो रहा था। तो रैलियों के माध्यम से, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करके जगह 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 वहां इस तरह से। और मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं में लेखन के माध्यम से, मैंने आपको बताया था जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, वो मराठा और केसरी में लगातार लिख रहे हैं सरकार के खिलाफ। श्रीमती एनी बेसेंट हैं, न्यू इंडिया में, कॉमनवेल्थ में लिख रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो न्यूज़पेपर को, अखबारों को माध्यम बना रहे हैं। ठीक है, लोगों को पॉलिटिकली रूप से क्या है, अवेयर करने में, लोगों में जागरूकता बढ़ाने में, राजनीतिक रूप से, किस रूप से, राजनीतिक रूप से लोग समझ सकें। तो ये सब इन बातों को जो है आप बॉडी पार्ट में लिखेंगे। ये जो मेन बॉडी पार्ट है, सारी बातों को, लोग कैसे जागरूकता बढ़ रही है लोगों के अंदर, अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, रैलियां आयोजित की जा रही हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर करके लोगों को बताया जा रहा है, लोगों में आपस में संवाद स्थापित किया जा रहा है, इस तरह से। और फिर लास्ट में जो है आप कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड में बता दीजिए आप कि होम रूल मूवमेंट ने होने वाले भविष्य के आंदोलन की नींव रखी, लोगों को पॉलिटिकल रूप से जागरूक करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, जो एक निष्क्रिय, जो उस समय आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल पैसिविज्म का समय था उस समय जब होम रूल मूवमेंट किया जा रहा था। अब उसको इस होम रूल मूवमेंट ने बदल के क्या कर दिया, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, यानी कि राजनीतिक रूप से सक्रिय माहौल बना दिया। ठीक है, तो आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो इस तरह से, जो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से जो है आपको आंसर फॉर्मेट करना है। आंसर्स को 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर लेना है। एक तो इंट्रो हो गया, एक आपका बॉडी पार्ट हो गया, तीसरा कंक्लूजन हो गया। इंट्रो में और कंक्लूजन आप ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन लिखेंगे। और जो बॉडी पार्ट है इसे आप इसमें जो है मुख्य मुख्य जो बातें हैं, बिंदु हैं, क्वेश्चंस की जो डिमांड है उसको लिखेंगे। ठीक है ना। और हाँ, आंसर्स आप जो है, आंसर्स आप पैराग्राफ और पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट कम है तो कोशिश करें पैराग्राफ में लिखने की,
और लग रहा है आपको कि हमारे मतलब आपके पास में, आपको लगता है कि आपके पास में रिच कंटेंट है, यानी कंटेंट खूब है लिखने के लिए, आप खूब सारा लिख सकते हैं, तो आप पॉइंट फॉर्म में लिखें फिर। ठीक है, तो आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आंसर राइटिंग करें। अगर संभव हो तो थोड़ा बहुत ड्राइंग भी कर सकते हैं आप, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत ड्राइंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, जब आप आंसर लिख रहे हो तो कहीं कुछ चित्र वगैरह बना देना, कहीं कोई ड्राइंग बना दिया आंसर्स के हिसाब से। ठीक है, तो इन मेथड्स का भी आप यूज करें ना। ठीक है, अगर ड्राइंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत तो आप उसका भी करें, ताकि आपकी जो मार्किंग है ना वो बहुत अच्छी हो सके, उत्कृष्ट आपको मार्किंग मिल सके। क्योंकि सारा खेल तो नंबरों का है ना, जब तक आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर कैसे करेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ या पॉइंट फॉर्म दोनों में से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगर रिच कंटेंट है तो पॉइंट फॉर्म, और थोड़ा सा कम कंटेंट है आपके पास में तो पैराग्राफ को माध्यम बनाएं और आंसर लिखें। साथ में अगर आप कर सकते हैं ड्राइंग वगैरह, जैसे कुछ बना दिया आपने, चित्र वगैरह बना दिया, ठीक है ना, उस तरह के मेथड्स का आप यूज करें अपनी आंसर राइटिंग में। इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो इन बातों का मुख्यतः आप ध्यान रखेंगे कि आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं या पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हैं, ड्राइंग वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और मैंने भी बताया था आपको कि आप आंसर्स अपना जो है तीन उसमें आप डिवाइड कर लेंगे आंसर्स को, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट्स और कंक्लूजन। ठीक है ना, इसमें आप आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ या पॉइंट फॉर्म दोनों में इसको एक तरीका अपनाएंगे। साथ में अगर आप ड्राइंग कर सकते हैं, इफ यू कैन डू, अगर आप कर सकते हैं तो करें, निसंदेह, नो डाउट, यू शुड डू, आपको करना चाहिए। ठीक है ना, एक अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए, टू गेन द बेटर मार्किंग ऑन योर आंसर्स। ठीक है, तो अपने आंसर्स पे एक गेन करने के लिए, बेटर मार्किंग गेन करने के लिए आप इन मेथड्स का जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है, यूपीएससी में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हों, जब घर पे प्रैक्टिस करें तो इन चीज़ों करें ताकि आपके आदत में आ जाएं। जब आप मेंस लिखें तो ये आदत आपकी बनी रहे मेंस तक, और वहाँ भी आप अच्छा परफॉर्म करें, तभी आप अच्छी मार्किंग ला सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तभी एक बेहतर रैंक आएगी आपकी। तो आज हमने होम रूल मूवमेंट, उसका करैक्टर्स, मेथड्स, बैकग्राउंड, गवर्नमेंट रिएक्शंस, उसके सिग्निफिकेंस, और एक आंसर्स को लेकर भी हमने एक क्वेश्चंस को लेकर भी हमने एक डिस्कशन किया कि कैसे करके हम एक बेहतर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।